गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 9th का मैटर इन सराउंडिंग का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनको देखिए। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एंड नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन। एक्चुअल में सब्लिमेशन क्या होता है कि सब्लिमेशन में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो विदाउट एंटरिंग इन लिक्विड फेज दे डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज। तो सॉलिड को आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एंटरिंग इन लिक्विड स्टेट। तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि जब गैस को आप ठंडा करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम करके, तो वो गैस जो है फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पार्टिकल्स और जो सॉलिड्स आपके सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम सब्लिमेट बोलते हैं या सब्लिमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है। कैम्फर, नेफ्थेलीन और आयोडीन, ये सब जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अब हम देखते हैं कि सब्लिमेशन होता क्यों है। तो हम सब्लिमेशन को समझते हैं। देखिए, एक्चुअल में सब्लिमेशन में क्या होता है कि सब्लिमेशन सॉलिड के बीच में होता है ना। तो एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो कैसे होता है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है अब तो, कि सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और जब इसको हीट दी जाती है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, ये सॉलिड है, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद में जब आप हीट सप्लाई करते हैं कंटिन्यूसली, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एक्चुअल में ये सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैस को कंडेंस करते हैं आप, तो ये फिर से गैस को आप जब कूल करते हैं तो फिर से ये सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसका। तो इसको, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। सब्लिमेशन की एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमारी बुक की एक्टिविटी है सब्लिमेशन की, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और आप उसमें NaCl डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड फनल रखते हैं इसके ऊपर। ये फनल है, इन्वर्टेड फनल। ओके, अब यहाँ पे कॉटन प्लग जो है उसके ओपन एंड पे कॉटन प्लग से हम इसको बंद कर देते हैं। फिर इस चाइना डिश को क्या करते हैं, एक बर्नर से हीट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हीट किया इसको। अब जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो, ये सॉलिड है, ये भी NaCl भी सॉलिड है। इन दोनों को हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब्लिमेशन से। तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेपर फॉर्म होने लगती है अमोनियम क्लोराइड की, लेकिन NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, एज इट इज रहता है। तो क्योंकि एक्चुअल में इसका क्या है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो सीधा इवेपोरेट होता है सब्लिमेबल सब्सटेंस होने की वजह से, और ये आपका जो फनल है उसकी इनर सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। फिर से ये कंडेंस हो जाता है। जब गैस फिर कूल होती है, जब ये गैसेस फेज में जाता है और वहाँ से कूलिंग होती है, तो यहाँ फिर से ये क्या होता है, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। और अमोनियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड, वो आपको चाइना डिश में एज इट इज मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से उसको निकाल के अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है सब्लिमेशन का, तो इम्पोर्टेंस आपको यहीं से समझ में आ गया है कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनको नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस से हम प्यूरिफिकेशन करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे आप देखिए, अमोनियम क्लोराइड वॉलेटाइल है और सब्लिमेबल सब्सटेंस है, NaCl नॉन वॉलेटाइल है,
और ये सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट को उसके नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से आप प्यूरिफिकेशन करने के काम में लेते हैं इसको। सेकंड क्या है आपका, जो आपका फ्रॉस्ट फ्री जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी हम सब्लिमेशन के प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आजकल क्या है, जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो फ्रॉस्ट फ्री आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो फ्रीज़र होता है उस फ्रीज़र में आइस, पहले हमारे क्या होता था, फ्रीज़र में आइस डिपॉजिट हो जाती थी, उसको हम डीफ्रॉस्ट के लिए लगाते थे और वाटर वहाँ से निकलता था, ठीक है। लेकिन आजकल फ्रीज में क्या हुआ, वो फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब्लिमेशन पे बेस्ड है। उसमें क्या करते हैं कि जो फ्रीजर में आइस जो है डिपॉजिट होती है, तो डीफ्रॉस्ट की एक साइकिल चलती है, वहाँ से वार्म एयर एंटर होती है उसमें फ्रीज़र में, और वो वार्म एयर क्या करती है, वहाँ की आइस को एक्चुअल में डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देती है, वेपर में कन्वर्ट कर देती है, और वो गैस एक्चुअल में बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा जो इवेपोरेशन होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज इवेपोरेशन। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। अच्छा, इवेपोरेशन होता कैसे है? इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है, ठीक है। सारी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता रहता है, और इवेपोरेशन रात और दिन चालू रहता है। तो ये एक्चुअल में ये आपकी वाटर बॉडीज़ है। हम प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को देखते हैं कि इवेपोरेशन होता कैसे है। ये आपकी वाटर बॉडीज़ है। वाटर बॉडीज़ में क्या होते हैं कि आपके डिफरेंट मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या है, ये सब वाटर के आपके मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बल्क के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल जो अंदर है वो बल्क के मॉलिक्यूल्स है, ओके। और ये मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए कि जो बल्क के मॉलिक्यूल्स है उसमें वो चारों तरफ से वाटर के पार्टिकल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसके ऊपर सारी पार्टिकल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं सभी डायरेक्शन में। लेकिन सरफेस के पार्टिकल जो है उसमें केवल नीचे के पार्टिकल्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। मतलब ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू बल्क के पार्टिकल्स, समझे। क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और बल्क के पार्टिकल्स सभी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। सरफेस के पार्टिकल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये एक्चुअल में सरफेस पे पार्टिकल पहुँचते कैसे है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको पता है कि लिक्विड में भी एक्चुअल में मूवमेंट होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूविंग होते हैं, और वो क्या करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने से क्या होता है कि ये मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने से एक्चुअल में इनका मोशन जो है वो रैंडम मोशन होता है, और ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने से क्या होता है, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि वो ज़्यादा रैंडम मूवमेंट करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल में सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो सरफेस से होता है, और यहाँ पे इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं, ओके। तो ये प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये लिखा है ROE, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन। उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर,
टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनका मोशन बढ़ता है, रैंडम मोशन हो जाता है उनका, और उनका इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है आपका, सेकंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर का एक एग्जांपल लेते हैं कि हम हमारे समर के अंदर एक्चुअल में कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो कपड़े थोड़े से लेट सूखते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन के अंदर तो एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत कम होता है, कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है कि सरफेस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप देखिए कि आपके हमारे घरों में जो कपड़े जो हम होते हैं सुखाते हैं, उसको स्प्रेड करके सुखाते हैं, ठीक है। कपड़ों को स्प्रेड करके सुखाते हैं। स्प्रेड करने से क्या होता है, एक्चुअल में ज़्यादा सरफेस एरिया वो है वो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वेट क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा, उसका सरफेस जो एक्सपोज ज़्यादा होता है तो उसका इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। एयर के अंदर वेपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो एक्चुअल में ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होती है, एयर के अंदर जितनी वेपर या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो उतना ही कम होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर आपका ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, और लो ह्यूमिडिटी होती है मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर बहुत ड्राई होता है तो ह्यूमिडिटी कम होती है तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो आप देखिए रेनी सीजन के में कपड़े जो है वो बहुत लेट सूखते हैं। तो एक तो मैंने आपको टेम्परेचर, क्योंकि रेनी सीजन में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दूसरा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है क्लॉथ से कम हो जाता है, कपड़े आपके लेट सूखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है देखिए, नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड, एक्चुअल में विंड स्पीड क्या करती है, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो विंडी डे के अंदर आप देखिए, विंडी डे के अंदर कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि आपका जो ये जो कपड़े होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं, है ना, विंडी डे में क्या होता है, ये वेट क्लॉथ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। ये एयर के पार्टिकल्स है, इसके कांटेक्ट में, विंड के अंदर एक्चुअल में क्या होती है, फ्लो ऑफ एयर होता है विंड, तो जो एयर फ्लो करती है आपके क्लॉथ की तरफ, तो वहाँ से क्या होती है कि आपके अंदर जो वेट क्लॉथ के अंदर जो वेपर्स होती है, वाटर होती है, उनके पार्टिकल्स को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, ठीक है। ड्राई एयर से ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो आपके जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतने ज़्यादा आपके पार्टिकल्स जो है आपके क्लॉथ से रिप्लेस होते जाएंगे और एयर में एक्चुअल में वो वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में कैसे डिपेंड करता है कि जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ये एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिखिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जितना ज़्यादा होता है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसका आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उतना ही कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा। तो देखिए दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक तो वॉलेटाइल होते हैं और दूसरा नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो इवेपोरेशन जो है उनका बहुत मतलब जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
ठीक है। तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना। जैसे आप देखिए अल्कोहल हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही आपका इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 350 केल्विन। वाटर देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होता है, तो वाटर की रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है आपके, देखिए इन दोनों में ये 350 है, 373 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो वाटर का कम होता है एज़ कम्पेयर टू एथिल अल्कोहल। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो आपके इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब एक एक्टिविटी देखते हैं बुक की, एक्टिविटी 1.14, एक्टिविटी 1.14। तो एक्टिविटी क्या है, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके फैक्टर्स जो है वो इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक्चुअल में एक्टिविटी 1.14 को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक आप पेट्री डिश लेते हैं, 2 पेट्री डिश लेते हैं। तो ये जो आपका सेट है उसको फर्स्ट, इस सेट को सेकंड और इस सेट को थर्ड सेट बोलते हैं। हम सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं। सब में आप एक काम कीजिए, 5 ml वाटर डाल दीजिए या 10 ml, जितना भी डालते हैं इक्वल अमाउंट में वाटर डालेंगे आप। उसके बाद में करना क्या है कि इसको आपको या तो विंडो के पास रखना है, विंडो के पास रखेंगे, ओपन विंडो के पास रखना है, और या फिर इसको फैन के नीचे रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट को आप ऐसे करेंगे। सेकंड सेट जो है उसको भी आप विंडो के नीचे रखिए, विंडो के पास में रखिए, ओपन विंडो के जहाँ से एयर आ सकती है, या फिर फैन के नीचे रखिए जहाँ से एयर आती है। थर्ड जो सेट है उसको आप शेल्फ में रख दीजिए, ठीक है, या कपबोर्ड में रख दीजिए। अब देखिए कि आप उसको छोड़ दीजिए इसको, तो 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, क्योंकि देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, तो सबके अंदर इवेपोरेशन होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो कम और ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमने जो डिस्कस किए। तो देखिए सबसे कम रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे कम किस में होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन फर्स्ट के अंदर सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड के अंदर सेकंड नंबर पे, और उसके बाद में आपका सेकंड के अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन सेकंड में होगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये जो आपका फर्स्ट सेटअप है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे सरफेस एरिया देखिए आप, सरफेस एरिया जो है ना इनमें, इन तीनों में इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है, कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, ठीक है। सेकंड में देखिए आप, सेकंड के अंदर आपने क्या किया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा है, दोनों आपकी पेट्री डिश सेम है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया सेम है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, आपने को विंडो के सामने रखा है, दूसरे को शेल्फ में रखा है। विंडो में आपका क्या हो रहा है, एयर आ रही है ना, बाहर से विंडो से, या फैन के नीचे रखा है तब भी क्या होता है, वहाँ से विंड आ रही है, तो विंड स्पीड जो है सेकंड फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है, क्लियर, यहाँ पे विंड स्पीड कम है, तो इसका जो इन दोनों में भी हम कंपेरिजन करते हैं, तो इसका जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब इसका और इसका देखिए, तो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात है, सरफेस एरिया उसका कम है, ठीक है। तो सेकंड का रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको हम देख लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक है। तो इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है उसको हम समझते हैं, ओके। तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो हमेशा कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड है जब वेपर में कन्वर्ट होता है, तो मैंने आपको कल समझाया था कि ये लिक्विड है और ये आपका गैस है। वेपर जो है गैसियस स्टेज में होता है, तो यहाँ पे लिक्विड से गैस के अंदर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब वो वहाँ से सरफेस से लेटेंट हीट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेटेंट हीट जो है
कौन सी है वेपर में कन्वर्जन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जिस सरफेस से इसने जिस सराउंडिंग से जो हीट लेते हैं तो उसकी वजह से ये हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की है, और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है आपका कूलिंग कॉज करेगा। ठीक है, सराउंडिंग से हीट एस्केप हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड क्या करेगा उस हीट को लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग कॉज हो जाएगी। तो ये हमने कल डिस्कस किया था इसको। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, उसके एग्जांपल हम लेके समझते हैं इसको। तो कैसे कूलिंग कॉज करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि समर के अंदर जो आप घर के बाहर जो है अपने ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं, है ना। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए फिर से वही बात है कि वाटर, ये ग्राउंड है, ये वाटर आपने स्प्रिंकल किया तो वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है। ये आपके ग्राउंड जो है समर के अंदर ग्राउंड क्या होते हैं, हॉट होते हैं। तो ये लिक्विड जो है इस हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आता है और यहाँ से क्या करता है, लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो भी कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ग्राउंड से नहीं, यहाँ पे आप स्प्रिंकल करते हो वाटर तो सराउंडिंग से भी, मतलब आसपास के जो आपके हॉट एयर होती है वहाँ से भी ये क्या करता है, लिक्विड एक्चुअल में लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ले लेता है, तो आसपास का पूरा एरिया कूल हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए, आपका समर के अंदर हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। तो समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि समर में एक्चुअल में हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, हमारे पसीना ज़्यादा आता है समर में, है ना। तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग ज़्यादा होने से क्या होता है, एक्चुअल में कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, है ना। तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एक्चुअल में एक्सपोज कर देता है एयर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ उसको एक्सपोज कर देता है। अब आपका जो स्वेट है वो क्या करेगा, आपकी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके जो स्वेट है वो वेपर में कन्वर्ट होके एस्केप हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है, ठंडक भी लगती है। ठीक है, आपकी बॉडी को ठंडक लगती है। ठीक है, तो कॉटन क्या करता है, एक्चुअल में इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट और इट एक्सपोज द स्वेट टू द एयर। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ को पहनते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, एक एग्जाम्पल है एक्चुअल में, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये भी छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। देखिए हमारे पास एक ग्लास टम्बलर है ना, ग्लास टम्बलर में आप क्रश्ड आइस डाल देंगे। क्या करेंगे, क्रश्ड आइस डाल देंगे, आइस को टुकड़े करके डालेंगे और ऊपर से आप बंद कर देंगे उसको, है ना, जिससे क्या होता है बाहर से कुछ आपका एंटर नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसकी सरफेस पे, इस ग्लास टम्बलर की, है ना, ये स्टील का या जो ग्लास टम्बलर है उसकी सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, एक्चुअल में एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ठीक है, एयर में वाटर के वेपर होते हैं, और जब एयर के अंदर जो वाटर वेपर होती है वो इस कूल सरफेस पे, ये सरफेस क्या है, कूल हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पे अंदर क्या डाली, आइस डाली। आइस इस सरफेस के कांटेक्ट में आई और क्या हुआ, इस सरफेस को कूल कर दिया। अब एयर इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, वेपर इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी जो एयर के अंदर है, और वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आके कंडेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका वेपर लिक्विफाई हो जाएगी और आपको यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेगी। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर के अंदर वाटर की वेपर प्रेजेंट होती है। तो ये लेसन आपका ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।